आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 190 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने कल मारी हैं इजराइल में। पूरा इजराइल जो है वो दहल उठा है। हाइफा जो कि तीसरा सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे अडानी का पोर्ट भी है। अडानी का पोर्ट क्या मतलब, देखिए क्या है ना कि जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रखी है और इजराइल एक ऐसा देश है, दुनिया भर के बिजनेस यहाँ पे स्थापित है। 190 मिसाइलें मारी है, क्या विश्वास करेंगे? और 12 घायल हुए, मौत नहीं हुई है, अच्छी बात है। 1 साल हो गए हैं, अब आगे क्या होगा हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक की। लेकिन बता दूं कि एनसीईआरटी 2 दिन तक, आज और कल, हमने सिर्फ एनसीईआरटी जो हमारे पॉलिटिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उस पर सेल चलाई। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिएगा तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो सबसे पहला देश है वो है इजराइल। तो इजराइल की आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इजराइल को चाहिए जमीन। हम एक एक देश की बात करेंगे। इजराइल को चाहिए जमीन। अब इजराइल को जमीन जो है वो कैसे मिलेगी? वो लड़के मिलेगी। इजराइल को जमीन लड़के मिलेगी ना, ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। तो लड़ना जो है वो किससे लड़ना है? वो अरब मुल्कों से लड़ना है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रॉमिस्ड लैंड था वो यहां पे आता है। भाई, फर्स्ट टेंपल बना, सेकंड टेंपल बना, तोड़ा गया, यहूदियों को भगाया गया। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया गया उसमें यहूदियों का सबसे बड़ा रोल था। तो उसके बाद कभी भी माफ़ नहीं किया गया। और उसके बाद जब कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया आज से 1700 साल पहले, तो फिर देयर वॉज नो लुकिंग बैक। फिर ये एक ग्लोबल रिलीजन हो गया और जहाँ पे भी यहूदी दिखते थे उनको मारा काटा जाता था। फिर हम देखते हैं कि क्रूसेड से शुरू होता है। क्रूसेड्स, अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने यहूदियों को शरण दी। वो ज़्यादा टॉलरेंट है यहूदियों के प्रति, है ना। लेकिन इनको ये पूरी दुनिया में फैले, तो जब भी मुसीबत आती थी तो हमेशा यहूदियों को ही पकड़ा जाता, तो उन्हीं को ही मारा जाता था। ऐसा कुछ हिसाब किताब था। तो अब क्या हुआ कि जब क्रूसेड्स होता है यरूशलेम के लिए धर्म युद्ध, कि यरूशलेम किसका है, यरूशलेम में कब्जा है यहाँ पे मुस्लिम्स का, तो अब हमको वो शहर वापस लेना है। तो यरूशलेम जो इब्राहिमिक रिलीजन का सेंटर माना जाता है, राइट। तो अब यरूशलेम के लिए क्रूसेड्स होती है, 7-8 बार क्रूसेड्स होती है, कोई भी डिसाइसिव रिजल्ट नहीं निकलता है ना। और इसमें भी बीच में यहूदी फंसे। 400-500 साल तक अलग अलग क्रूसेड्स जो है वो की। फिर हम ये देखते हैं कि एक नया युग शुरू होता है, ऑटोमन्स आते हैं, ऑटोमन एम्पायर। अब जो यहूदी है वो एक दूसरे से कंबाइन होना शुरू कर देते हैं पूरी दुनिया भर के। लेकिन फिर भी उनको प्रोसिक्यूट तो किया ही जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करते रहते हैं कि ये जो हमारी जमीन है ये हमको मिल जाए। फिर उनके पास वो काफ़ी इंटेलेक्ट कॉम है। तो अब क्या होता है कि ये पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करने लगते हैं। इनको पता है कि देखिए, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े वॉयज करते हैं, पैसा लगाते हैं, ये पैसे से पैसा बनाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ज़मीनें लेना शुरू करते हैं। और बहुत सारे जो यहूदी हैं वो सेटल होने लगता है यूरोप में, वो अमेरिका में। और फिर फाइनली 19वीं सेंचुरी आते आते एक जायनिस्ट मूवमेंट चलता है। 1898 में जायनिस्ट मूवमेंट की जो हमको बोला गया था वो हमको चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, आप हमको दीजिए। तो अमेरिका में आज भी 5% ही है यहूदी, लेकिन सारी बड़े इंस्टीट्यूशन पे, सब पे टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहूदियों की जो तादाद 1-1.5 करोड़ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं ना वो टॉप पोजीशन पे। आप देखिएगा नोबेल प्राइज उठा के, ठीक है। आप देखिएगा डायरेक्टर्स, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। आप देखिएगा अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े लोग आए हैं, प्रेसिडेंट से लेकर बड़े बड़े एडवाइजर तक। आप देखिएगा बिजनेसमैन, आप देखिएगा ऑथर्स। युवल नोआ हरारी कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग कौन है? इनफैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो आप देखिएगा ये सब। तो बात इतनी सी है ना कि ये इनका पूरा दबदबा है अमेरिका में। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जब आता है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश मैंडेट बनता है फिलिस्तीन का। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते होते एक्चुअली क्या है कि यहूदियों के पास पैसा, हिटलर इसीलिए तो यहूदियों से बहुत चढ़ता था। तो यहूदियों का जो पैसा है यहां पे बोला जाता है कि आप हमारी मदद करिए, ठीक है। ब्रिटिशर बोलते हैं जर्मनी को हराने में मदद करते हैं और बदले में हम आपको दे देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है तो फिर यहाँ पे यहूदियों को और दिमाग खराब बोलता है कि अब तो हमको ज़मीन चाहिए ही चाहिए। तो यहूदी जो है वो ज़मीन खरीदना शुरू कर देते हैं फिलिस्तीन में और धीमे धीमे वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, ज़मीन खरीदो, वहाँ पे लोगों को बसाओ और कॉलोनी बसा दो, फिर वहाँ पे मिलिट्री उतार दो, ठीक है। तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा।
अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है और वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होता है तो यहूदियों का नरसंहार, हिटलर तो कहता है ना फाइनल सोल्यूशन इनकी नस्ल तक मिटा दो, 60 लाख यहूदियों को मारा जाता है। इसके बाद जो बचे यहूदी हैं अमेरिका की मदद से अरब से वॉर लड़ते हैं, सारे अरब मुल्क साथ में आते हैं, बट सरप्राइजिंगली अमेरिका की मदद से यहूदी जीत जाते हैं और यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आता है जिसमें यहूदियों को एक अच्छा खासा लैंड मिल जाता है। फाइनली उनका स्टेप 1 पूरा हुआ। फिर स्टेप 2 क्या है? यरूशलेम पाना। यरूशलेम यूनाइटेड नेशन के संरक्षण में रहता है। वक्त आगे बढ़ता है तो यहूदी सबसे पहले तो अपने आप को बहुत, क्योंकि उनको पता है कि पावर पैसे में है, पावर कंट्रोल में है, तो वो कंट्रोल पूरी दुनिया में लेना शुरू करते हैं। यूरोप में उनकी लॉबिंग शुरू होती है, अमेरिका में उनकी लॉबिंग शुरू होती है। फिर उसके बाद उनको पता है कि अगर हम वॉर छेड़ेंगे तो बढ़िया है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत बढ़िया, अपने एजुकेशन पे बहुत ज़बरदस्त खर्च करते हैं, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी बनाते हैं, यहूदी पूरी दुनिया में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे दबदबा कायम करते हैं। और उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर होती है, जब सारे अरब मुल्कों को पहली बार ये एहसास होता है कि इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। 6 दिन के अंदर अंदर यहूदी सबको हरा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर 6 साल बाद यूम किपर वॉर होती है जिसमें जो ड्रॉ होता है एक तरीके से। फिर यहूदियों को भी लगता है कि यार अब सबसे ज़रूरी है कि इन सबको अपने साथ में लेके आओ। ये जितने भी अरब मुल्क है ना, जब तक हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक होगा नहीं, क्योंकि तब तक फिलिस्तीन में लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफात, ये सब आ गए होते। तो अब यहूदियों को लगता है कि यार ऐसा है कि अब इन सबको मैनेज करते हैं। तो अमेरिका की हेल्प से फाइनली 1978 में इजिप्ट, अनवर सादत, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहला देश, पहला अरब नेशन। और उसके बाद बहुत सारी सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 1991 अब्राहम अकॉर्ड्स, फाइनली फिलिस्तीन और इजराइल ये 2 अलग अलग देश बन जाता है। 2 नेशन थ्योरी, मतलब 2 नेशन सोल्यूशन। लेकिन फिर भी ये पीस बहुत ही कम, एक्चुअली क्या है ना, पीस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बातचीत से कई बार कोशिश की है, लेकिन इसमें या तो एक ही रहेगा, तो इजराइल रहेगा, फिलिस्तीन रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जब भी जिसने भी पीस लाने की कोशिश की है, खेल खत्म। तो इधर वेस्ट बैंक जो आज का फिलिस्तीन जिसको प्रॉपर बोला जाता है वो बन जाता है, और इधर गाजा आ जाता है। अब जो पीएलओ थी वो फतेह बन जाती है और हमास का उदय होता है। हमास कहता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुम जाके इजराइल से मिल गए, हम तो नहीं करेंगे। तो हमास के साथ फिर युद्ध शुरू हो जाता है। इधर पीएलओ का काम खत्म। इधर अमेरिका कन्विंस करता रहता है कि बाकी के अरब मुल्क जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। वक्त आगे बढ़ता है, 2006 आता है, इधर हिजबुल्लाह खड़ा हो जाता है, उधर हुतीस खड़े हो जाते हैं, और ये ईरान खड़ा करता है, क्योंकि ईरान को 1979 जब रेवोल्यूशन आता है, ईरान को लगता है कि सबसे मुसीबत की जड़ इजराइल है, तो इनको पहले मारो। अब उसके बाद ये तीनों मिलकर जो एक प्रॉक्सी वॉर जो है इजराइल के ऊपर शुरू कर देते हैं। लेबनान, जो आज का लेबनान है, उसमें 1982 में इजराइल घुस जाता है, क्योंकि उसके सदर लेबनान में अच्छे खासे इजरायली रहते हैं, और हिजबुल्लाह के बाद इन इजराइलियों को भगाया जाता है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहते हैं ऐसा तो चलेगा नहीं। लेकिन 18 साल बाद हिजबुल्लाह इजराइल को हरा देता है, इजराइल को रिट्रीट करना पड़ता है, इजराइल को निकलना पड़ता है लेबनान से। उसके बाद छोटे मोटे वॉर चलते। 2006 में लेबनान और इजराइल का बहुत बड़ा वॉर हुआ, हमास से भी युद्ध होते रहते हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ा मौका आया, एक तो 2022 में आया था जब अल अक्सा मस्जिद पे रेड हुई, और उसके बाद पिछले साल 7 अक्टूबर को ये मौका आया जब हमास ने अपने ही मान के चलिए कि उन्होंने अपने आतंकवादियों को रेडी किया, और उसके बाद घुस गया ये कहाँ पे, इजराइल में। 1200 लोगों को मार दिया। उसके बाद फिर इजराइल ने पलटवार चालू किया और बहुत मारा, हमास को बहुत मारा, और अभी घुसा हुआ है वो गाजा के अंदर। गाजा उनके कब्जे में आ गया, लेकिन 1 साल हो गया दोस्तों, क्योंकि देखिए सीज फायर नवंबर 2023 में हुआ था, 100 होस्टेजेस को छोड़ा गया था, बट अभी भी 100 के करीब होस्टेजेस जो हैं, और हमास ने भी होस्टेजेस को 40 के करीब होस्टेजेस को मार भी दिया। तो होस्टेजेस छोड़ा नहीं पाया इजराइल, तो होस्टेजेस का तो बैक बर्नर पे चला गया, भाड़ में जाए होस्टेज, हमको जमीन चाहिए। तो इजराइल ने ऐसा बोला जरा कि हमास को लगभग समाप्त कर दिया है, और गाजा उसके कंट्रोल में है। लेबनान की क्या बात है, तो अब एक तो गाजा गया, अब दूसरा वही स्टेप 2 लेबनान। सदर्न लेबनान हमारा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय से यहूदी रहते थे, तुमने उनको खदेड़ा है, तो अब हम उसको वापस लेके रहेंगे। तो ये जुलाई लास्ट से जो शुरू हुई है वॉरफेयर, वो अभी तक चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल हिजबुल्लाह से जीत जाएगा, बहुत मुश्किल है। वी डोंट नो कितने लोग मरेंगे, कितने यहूदी सोल्जर्स मरेंगे, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स तो ठीक है, बट बम कहाँ गिर रहे हैं, ठिकानों पे गिर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। हुतीस का क्या रोल है, हुतीस का कोई रोल नहीं, हुतीस दूर है, हुतीस में बमबारी हो रही है, बट बॉर्डर शेयर करता नहीं, तो इतना नुकसान होने वाला है नहीं। ईरान का भी सेम है, ईरान ने भी मिसाइल मार दी, ईगो को सेटिस्फाई कर दिया। अब अली खौमेनी ने बोला है कि भाई देखो हम मारेंगे तो है ही, लेकिन वक्त देखेंगे अभी क्या होता है। अब इसराइल ने कहा कि हम बदला लेंगे, लेकिन अब कैसे बदला लेंगे ये देखना पड़ेगा।
तो अमेरिका को तो सपोर्ट करना ही करना है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि हाँ शांति चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को, और उसके पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि भर भर के पैसा रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को जाता है इजराइल की तरफ से। समझ रहे? तो अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका का कोई रोल नहीं। अमेरिका का बस यही रोल है कि युद्ध चलता रहे, तो जितनी देर तक युद्ध चलेगा उतने उसके हथियार बिकेंगे और बढ़िया है। तो अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता आया है। इजराइल की एक कम पॉपुलेशन लेकिन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे स्थापित है, जो कि अमेरिका को इन्फ्लुएंस करती है, वहाँ के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। तो अब यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कोई भी अगर इजराइल के खिलाफ बोलेगा, जैसे फ्रांस ने ये बोला कि भाई क्योंकि फ्रांस की कंपनी को उड़ा दिया है ना, लेबनान में बेरूत में फ्रांस की कंपनी उसको उड़ा दिया, तो इमानुएल मैक्रोन ने बोला कि भाई तो नुकसान बड़ा है, तो जो तुम हमसे हथियार खरीदो वो नहीं देंगे। लेकिन इजराइल ने बोला कि तुम शर्म करो। तो फ्रांस ने अपना डिसीजन ही, अब आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा पकड़ है इजराइल की। वही कह रहा था, दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, कि शाम आते आते फ्रांस ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो अनवेवरिंग कमिटमेंट है, हम तो तुम्हारे साथ कमिटेड है मेरे दोस्त, ये प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो वही है। तो अमेरिका और यूरोप तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ईरान का क्या स्टैंड है? ईरान का स्टैंड ये है कि जब तक इजराइल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो वही है। तो ईरान, लेकिन ईरान को पता है कि जब तक हम न्यूक्लियर नेशन नहीं बनते तब तक हमको चुप रहना है। बट ऐसे केस में कैसे वो चुप रहे, उसको जवाब तो देना है, क्योंकि ईरान के ईरान के घर के अंदर इजराइल मार रहा है। इजराइल, अमेरिका चाहता है कि ईरान में रिजीम ही चेंज हो जाए। ईरान में एक बार तख्ता पलट हो गया तो वैसे भी 1979 से पहले अमेरिका चलाती थी ईरान की सरकार, तो वही होगा इस बार भी, क्योंकि ढेरों ऑयल रिजर्व्स हैं। अब इस बीच में आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला दोस्तों मेरी समझ से ये है कि ये वॉर और इंटेंस होगा। हालांकि वॉर को इंटेंस नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल ईरान बहुत बड़े युद्ध में आएंगे। लेकिन ये हमले जो हैं शायद अगले अक्टूबर तक भी चलते रहें। तो जब हम अगले अक्टूबर की बात करेंगे तो हो सकता है हिजबुल्ला और ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाए इजराइल हिजबुल्ला लेबनान में, या फिर हो सकता है कि इजराइल आर्मी को रिट्रीट करना पड़े। लेकिन ये चीज़ बात है कि अगले 1 साल तक ये वॉर चलता रहेगा। यूनाइटेड नेशंस क्या, यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभरा है। यूनाइटेड नेशन की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस के 300 जो है मेंबर्स मारे गए हैं। यूएन खाली बोलता रहता है। एंटोनियो गुटेरेस को तो बोला है कि तुम देख मत जाना, यहाँ पे इजराइल ने बोला कि तुम देख मत जाना, जेल में डाल देंगे, पर्सन नॉन ग्रेटा। तो यूएन की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है, और ये पता चल गया कि यूनाइटेड नेशन ऐसे मसलों में कुछ कर नहीं सकता जब तक अमेरिका कुछ नहीं करता। तो यही हालात हैं। बाकी जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।